जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित करने की तथाकथित खबर के बाद गरमाई राजनीति। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। शिमला के शिव बावड़ी में आपदा पीड़ितों से मिली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। उस परिवार से भी की मुलाकात जिसने आपदा में खोए 7 सदस्य। अनंतनाग में हुए ब्लास्ट में 8 मजदूर जख्मी। लाखेपुरा अनंतनाग में हुआ था ब्लास्ट। विश्व पर्यटन दिवस आज पर्यटन को पटरी पर लाने की कोशिश। अधिकांश नेशनल हाईवे यातायात के लिए बहाल। हिमाचल फिर होगा पर्यटकों से गुलजार। एचपीसीए के क्रिकेट स्टेडियम में प्रदर्शनी के लिए रखी गई आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी। आमो खास भी कर पाएंगे मुफ्त में दीदार। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा और यह है महासंग्राम 2024। जम्मू कश्मीर में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित करने की तथा कथित खबरों के आने के बाद मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। इस मामले को लेकर आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो यूएलबी चुनावों सहित अन्य चुनाव न कराकर लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रही है। यहाँ जो नया इन्होंने क्रॉप क्रिएट करने की कोशिश की, एक हाइब्रिड सिस्टम पॉलिटिकल क्रिएट करने की कोशिश की, वो फेल हो चुका है। जम्मू में लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, जिसके बाद यह खबर निकल कर आई कि यूएलबी चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक सूचना इसको लेकर अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन यह खबर निकल कर आई है और इस पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर पलटवार किया है और बीजेपी जो दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, तो चुनाव क्यों नहीं करा रही, जम्मू कश्मीर की जनता को लोकतंत्र की इस प्रणाली से दूर क्यों रखा जा रहा है, इस पर महबूबा मुफ्ती ने अब निशाना साधा है। सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू, जहां से हमारे सहयोगी समीर भट्ट इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। समीर, इस पर प्रतिक्रियाएं आनी बाकी थी और ये तो सबको मालूम था कि राजनीति इस मुद्दे पर जमकर होगी जब से ये खबर आई थी कि यूएलबी के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं, और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले निशाना महबूबा मुफ्ती ने साधा है, क्या कुछ उन्होंने कहा है समीर? और हम वाहिद चैनल है जिसने ये खबर ब्रेक की कि लगता है कि असेंबली इलेक्शन तो खैर कहीं पे उनका नामो निशान नहीं है, लेकिन यूएलबी के जो म्यूनिसिपल पोल्स हैं जिनका अक्टूबर नवंबर में होना ड्यू था और उसके लिए प्रक्रिया भी चल रही है, और पंचायत पोल्स के साथ जो नॉन पार्टी बेसिस पे होने हैं वो भी अब लोकसभा इलेक्शंस के बाद होंगे, बाद ही हो सकते हैं। हमने सोर्सेज जो हमारे कंफर्म सोर्सेज हैं, टॉप सोर्सेज हैं, चाहे गवर्नमेंट में है या बीजेपी में है, वो हमें ये बता रहे थे कल कि अब लगता है कि इलेक्शंस जो नेक्स्ट इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे वो अब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, क्योंकि जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है दिल्ली में, वहां पे अमित शाह ने अपने जो पार्टी लीडरान को साफ तौर पर कहा, जो कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं यहाँ जम्मू कश्मीर से, उनको ये साफ तौर पर कहा कि वो अब अपने अपना जो सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान वो अब लोकसभा इलेक्शन के लिए करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनवाना है, उसके लिए एक एक सीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसलिए जम्मू कश्मीर में हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान अब लोकसभा इलेक्शन ही होंगे। हालांकि उन्होंने म्यूनिसिपल पोल्स और पंचायत पोल्स की बात नहीं की, उस चीज को छेड़ा नहीं, लेकिन जो वहां पे प्रेजेंट थे लोग, जो पार्टी के लीडरान थे, उनका साफ कह रहे थे वो कि जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो उनका कहना था, एक मैसेज वो दे रहे थे कि भाई आपको अब लोकसभा पोल जो 2024 में होने वाले हैं उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो जाहिर तौर पर जो
बीच के जो इलेक्शंस हैं बीजेपी नहीं चाहती है कि अभी यूएलबी के इलेक्शन करवाएं या पंचायत इलेक्शन, ताकि जो वर्कर है उसका ध्यान ना भटक जाए, वो ध्यान किसी दूसरी तरफ ना हो, उनकी एनर्जी दूसरी तरफ ना वेस्ट हो, तो पूरा कंसंट्रेशन अब लोकसभा। लेकिन जब से ये खबर ब्रेक हुई है तब से लगातार चारों तरफ से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इस पर है, हड़कंप सा ही मचा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज खासकर जो अपोजिशन पार्टीज वो टारगेट कर रही हैं बीजेपी को। और आज भी जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा है, महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि सिक्योरिटी के हालात बहुत ठीक हो गए हैं, दूसरी तरफ आप बहानेबाजी कर रहे हैं और आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, सीधा आप यूएलबी के इलेक्शन थे, पंचायत इलेक्शन वोटिव थे, लगता है वो भी आप नहीं करवाओगे। तो उन्होंने कहा कि जो कथनी और करनी बीजेपी की उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अभी कंफर्म्ड सोर्सेज जो कंफर्म करना है सरकार को कि क्या वो इलेक्शन करवाने जा रही है या नहीं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जो सोर्सेज कह रहे हैं उस बिना पे महबूबा मुफ्ती जैसी लीडर भी ये मानती हैं कि इस साल इलेक्शन नहीं होंगे अब म्यूनिसिपल पोल्स के। तो उन्होंने कहा कि देखिए धारा 370 हटने के बाद आप बराबर हम असेंबली इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, वो भी आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यूएलबी के इलेक्शन वो ड्यू थे वो भी आप नहीं करवा रहे हैं, पंचायत पोल नहीं करवा रहे हैं। तो आप कथनी और आपके कथनी और करनी में कितना फर्क है ये दिख रहा है। और उन्होंने कहा कि जम्मू में सिर्फ कश्मीर वैली में ही नहीं बल्कि जम्मू में भी अब लोग रोड पे आ गए हैं। उनका ये इशारा टोल प्लाजा पे था, जिसपे स्मार्ट मीटर्स पे था, या प्रॉपर्टी टैक्स पे, जिसपे लोगों ने यहाँ पे एहतजाज किया। ये अपने आप में सही बात है कि जम्मू की सड़कों पे भी जगह जगह पे हमने देखा लगातार न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि बहुत सारे लोग जो थे मोहल्लाज में रहते हैं या इलाकों में रहते हैं वो भी बाहर निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इसका टारगेट किया है महबूबा मुफ्ती ने, न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि बाकी पार्टी के लोग भी, वो भी लगातार इस पे सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का तर्क साफ है, बीजेपी कहती है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि म्यूनिसिपल पोल्स नहीं होंगे, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर कल म्यूनिसिपल पोल्स और पंचायत पोल्स की तारीख का ऐलान करता है तो हम उसमें फाइट करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन वो सीधा कह रहा है कि हमारा इस बीच में कोई नहीं है, हम साथ जो सारा करना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ। बिल्कुल समीर, हालांकि बीजेपी ये बात कह रही है कि जो निर्णय लेना है वो इलेक्शन कमीशन को लेना है, जो सच भी है, लेकिन दो बातें हैं। जब जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में इलेक्शन की बात हो रही है, हालांकि इलेक्शन के समय सिक्योरिटी हर जगह ही टाइट रहती है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर जैसे राज्य की हम बात करते हैं जो सीमावर्ती इलाकों को भी अपने साथ सम्मिलित किए हुए है, ऐसे में सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। आज से पहले भी ये होता रहा है और बीजेपी यही हवाला दे रही है कि सुरक्षा एजेंसियों के जरिए जो उन्हें रिकमेंडेशंस मिली हैं, जो फीडबैक्स मिली हैं, उसमें ये माना जा रहा है कि सुरक्षा ग्रिड को थोड़ा और मजबूत किया जाए और ऐसे में चुनाव कराना कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है। बीजेपी ये हवाला दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि जो मुद्दे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए शायद बीजेपी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और शक भी हो रहा है कि शायद वाकई ये कारण हो सकता है। जी सही आपने कहा जैस्मिन, जो खबरें जो अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनके लीडरान ये कह रहे हैं, उनकी जो लीडरशिप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में वो कह रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाला दे रही है वो, क्योंकि ऐसी भी खबरें हैं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चली है कि जो देखिए यूएलबी के इलेक्शंस या पंचायत इलेक्शंस, खासकर पंचायत इलेक्शंस वो आपको गांव-गांव में करवाने हैं और यूएलबी के इलेक्शन शहरों में करने हैं। तो एक बहुत बड़ा कैंडिडेट जो बहुत लार्ज चंक ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, बहुत सारी मशीनरी इसमें यूज होती है, आम लोग भी जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको भी इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है, उनका भी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। तो ऐसी खबरें आई हैं कि जो पाकिस्तान के इशारे पे जो आतंकवादी हैं हो सकता है कि वो टारगेट करे, उनको एक निशाना बनाए, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो पंचायत के लिए उठेंगे या यूएलबी के लिए उठेंगे। तो सरकार नहीं चाहती इस वक्त की, क्योंकि सिक्योरिटी के जितने इंतजाम देखिए अभी अगर लोकसभा के इलेक्शन भी होने हैं तो उसके लिए भी सिक्योरिटी के बहुत इंतजाम। उससे पहले जो वीआईपी मूवमेंट चलेगी, वीआईपी जैसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर्स वो जगह जगह घूमेंगे, उनकी रैलीज होंगी, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी चाहिए। तो अभी सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पे, क्योंकि उसको लगता है कि अभी वो इतना सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता होगा कि इतनी सिक्योरिटी हम नहीं दे पाएंगे जम्मू कश्मीर को इस वक्त जो उनकी
डिप्लॉयमेंट करनी है उस हिसाब से एडिकेट डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाएगी, और वो तभी होगी जब लोकसभा के इलेक्शन खत्म होंगे। तो यहाँ पे जितने भी फिर इलेक्शन होंगे तो सरकार एक अच्छी डिप्लॉयमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे सेंसिटिव इलाकों में कर पाएगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा सरकार का ये कहना है, और जो सरकारी जराये कहते हैं कि इस वक्त जो एजेंसीज को इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो आतंकवादी, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादी, वो बड़े हमले कर सकते हैं, खासकर पॉलिटिकल वर्कर्स को निशाना बना सकते हैं और आम लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। तो सरकार नहीं चाहती है कि कोई कैजुअलिटी हो, किसी इनोसेंट की जान चले जाए। तो इसीलिए इन अटकलों के बीच, इन खबरों के बीच सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आम जनता को निशाना बनाया जाए। और जो बदलती हुई तस्वीर इस वक्त जम्मू कश्मीर की नजर आ रही है, और वाकई हालात बदले भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चाहे टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, बड़े बड़े इवेंट्स जम्मू कश्मीर में हुए, तस्वीर जरूर बदली है। लेकिन जिन चीजों का हवाला दिया जा रहा है, सुरक्षा का जो हवाला दिया जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं तो विरोधाभास है ना समीर। मतलब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हालात सामान्य है, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है, और फिर इस ग्राउंड पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि सुरक्षा तंत्र को थोड़ा और मजबूत करना है, उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो विरोधाभास तो नजर आ ही रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर तो अपोजिशन तो इसीलिए इसको टारगेट कर रही है, अपोजिशन इसीलिए बीजेपी को और गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है। अपोजिशन कहती है कि ये तो एक बहाना है। असली में बीजेपी को लग रहा है और उसको पता है कि अगर वो इस वक्त इलेक्शन में चली जाएगी तो उसको लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में। जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स पे, देखिए स्मार्ट मीटर्स का जो इशू है पूरे जम्मू और कश्मीर में है, कश्मीर वैली में भी जगह जगह पे इस पे प्रोटेस्ट हुए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का इशू वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। सिर्फ टोल प्लाजा, यहाँ पे जो टोल प्लाजा का इशू बना है जम्मू में, लेकिन अपोजिशन पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर में जो आम लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, बेसिक एम्यूनिटीज से दूर, इसलिए उनमें नाराजगी है और उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी को पता है कि अगर ये यूएलबी इलेक्शन में कल जाती है तो उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये अपोजिशन पार्टीज का तर्क है। अपोजिशन जो पार्टीज है वो ये कहती है कि बीजेपी डर रही है। बीजेपी यहाँ पे अगर उसके हक में माहौल होता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी यूएलबी इलेक्शन में। ये जो बहानेबाजी हो रही है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि हालात ठीक है, हालात सब कुछ सामान्य है, टूरिस्ट आ रहा है, दूसरी तरफ से इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उनको ये कहते हैं कि यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है, लोगों को टारगेट किया जा सकता है, पॉलिटिकल वर्कर्स को टारगेट किया। तो ये डबल स्टैंडर्ड, जो डबल बात है, डबल स्पीक बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये इसको एक्सपोज कर रहा है। तो ये अपोजिशन पार्टीज का, तो इस पे राजनीति, खुल के राजनीति अब हो रही है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो कॉर्पोरेटर्स हैं, जो यहाँ पे जिनसे हमने आज बात की, मैंने भी कुछ कॉर्पोरेटर्स जो यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसलर्स हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, उन्होंने भी मैंने बात की। उन्होंने भी कहा कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं टाइम पे तो आप हमें एक्सटेंशन दीजिए। देखिए, जो जहाँ जीएमसी की अगर हम बात करें तो 14 नवंबर को ये फ्रीज होगा। यहाँ पे जीएमसी का टेन्योर जो है 14 नवंबर को खत्म होगा और 5 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो कॉर्पोरेटर्स हैं, उनका मेयर है, डिप्टी मेयर है, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनका वैल्यू और उनकी पावर खत्म होगी, वो कुछ और काम नहीं कर सकेंगे। तो ये लोग अब ये कह रहे हैं कि आप अगर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं ना करवाए, लेकिन आपको अपना हिसाब होगा, आपको अपनी परिस्थिति का पता होगा, लेकिन अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते कम से कम हमें आप एक्सटेंशन दीजिए। समीर, तो हम ये कह सकते हैं कि कई पेच हैं जो इस डिसीजन के साथ फंसे हुए हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी इसका नहीं हुआ है, ये तमाम अटकलें हैं और उन्हीं के आधार पर ये हाइपोथेटिकल एक डिस्कशन हो रहा है। समीर, देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष आवाज उठा रहा है जो उसका काम है, सरकार के कामों पर आवाज उठाना ये विपक्ष का काम है। लेकिन क्या विपक्ष के पास वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर, जिन चुनावों में उतरने की विपक्ष बात कर रहा है, जनता के मुद्दों की बात कर रहा है, क्या विपक्ष के पास वो काम गिनाने के लिए हैं, या विपक्ष के पास वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो चुनाव में उतरेगा? मुझे जैस्मिन आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप कुछ समीर, अगर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा जी, समीर, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं तो, हालांकि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है समीर? समीर, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है
चलिए समीर से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे और हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई और उसके बाद अनौपचारिक तौर से ये निकलकर सामने आया कि हो सकता है यूएलबी के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हो। उस पर अब राजनीति जमकर हो रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा और उसी को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी अब जारी है। बहरहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महासंग्राम 2024 में बात अब हिमाचल की होगी, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज फिर से हिमाचल में शिमला के शिव बावड़ी के दौरे पर पहुंची और शिव बावड़ी भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान वो उस परिवार से भी मिली जिस परिवार में 7 सदस्यों की जान गई थी। बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने 13 सितंबर को आपदा प्रभावित शिव बावड़ी का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने दोबारा प्रभावित पीड़ित परिवार से मिलने की बात कही थी। आपको बता दें कि प्रियंका के इस दौरे के बीच हिमाचल में पीड़ितों के मुआवजे के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों आमने सामने हैं और इस मामले में रोजाना वार पलटवार देखने को मिल रहा है। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला इस पूरे मामले पर जारी है और आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर शिव बावड़ी का दौरा किया है, मानो एक होड़ सी मच गई है हिमाचल प्रदेश में कि आपदा पर सबसे ज्यादा राजनीति कौन करता है, आपदा के इस समय में सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है प्रदेश में, लेकिन जो आम जनता है वो अभी भी त्रस्त है। प्रियंका गांधी वाड्रा हालांकि मुलाकात करके गई हैं, लेकिन जिस परिवार ने 7 लोगों को खो दिया, आखिर उन्हें क्या हासिल हुआ? राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, प्रियंका गांधी वाड्रा आज शिमला में शिव बावड़ी पहुंची थी और उस परिवार से मिली जिस परिवार के 7 सदस्यों की जान इस त्रासदी में जो शिव मंदिर में जो त्रासदी आई थी, बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, 20 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। और जब पिछली बार प्रियंका गांधी आई थी तो उन्होंने विशेष तौर पर पूछा था कि उस परिवार का सदस्य कौन है, उस परिवार से कौन संबंध रखता है जिस परिवार के 7 लोगों की मौत इस त्रासदी में हो गई। तो वहाँ पर उनके परिवार से कोई भी नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उस वक्त उनकी अपनी व्यस्तता थी, वो वहाँ नहीं आ पाए थे। तो उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहाँ पर कहा था कि वो अगली बार ज़रूर आएंगी और विशेषकर उस परिवार के सदस्यों से मिलने की कोशिश करेंगी जो भी उनके सदस्य बचे हैं। तो उसी अनुसार आज प्रियंका गांधी करीब 9:30 बजे समरेल पहुंची, शिव बावड़ी MI रूम जहां उनका निवास है वहां पर पहुंची और नीतिका और उनके हस्बैंड से उन्होंने बात की और करीब 1 घंटे से अधिक समय, हम 1.5 घंटा ही कह सकते हैं, वहां पर रुकी। काफ़ी देर तक उनसे चर्चा हुई और प्रियंका गांधी की तरफ से विश्वास दिलाया गया कि हिमाचल सरकार और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर उनको कोई भी मदद चाहिए तो वो ज़रूर सीधे अप्रोच कर सकती हैं प्रदेश सरकार को भी और कांग्रेस पार्टी के किसी पदाधिकारी को भी, और उनकी समस्या को गंभीरता से सुना जाएगा। ये विश्वास प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज समरील में पीड़ित परिवार को दिलाया। इसके अलावा जैस्मिन, ज़रूर राजनीति हिमाचल प्रदेश में इन तमाम इस पूरी त्रासदी को लेकर चली है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में हम कहें अब और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो मिसिंग लोग हैं वो अभी तक मिसिंग है काफ़ी संख्या में और आरोप प्रत्यारोप लगातार लगे हैं। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा का शिमला आना और फिर सुबह ही बिना किसी को बताए चुपचाप से उनके घर वो गई और 1.5 घंटे तक का समय वहाँ पर व्यतीत करना, ये काफ़ी मायने ये चीज़ें भी रखती हैं जैस्मिन। और विश्वास प्रियंका गांधी की तरफ से दिलाया गया कि उनको जो लगे कि कोई भी प्रदेश सरकार उनकी किसी भी बात पर सहायता कर सकती है तो वो ज़रूर अप्रोच करें। ये उनसे रिक्वेस्ट भी प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई और बात भी कही गई। अब जैस्मिन, दूसरी तरफ आएँ तो राहत और बचाव कार्यों को लेकर ज़रूर अब राजनीति अब शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से लग रहे हैं। आज भी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की तरफ से केंद्र के ऊपर निशाना साधा गया कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही है, लेकिन दावे बड़े केंद्र की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं केंद्र के प्रतिनिधि और भाजपा के प्रतिनिधियों की तरफ से लगातार प्रदेश सरकार के ऊपर अब हमले किए जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं पक्षपात के। आपदा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने खुलेआम मंच से कहा था कि आने वाले समय में इस त्रासदी के दौरान जो राहत कार्य किए गए
रहे हैं उसकी जांच भी होगी, ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया था। और उनकी तरफ से सीधा आरोप लगाया गया था कि तरपाल बांटने में धांधली हुई है, तंबू की क्वालिटी बांटी कुछ और तंबू जा रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड में मेंशन किया जा रहा है वो कुछ और किया जा रहा है। ये तमाम सवाल नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी उठाए गए थे, कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सदन के भीतर का चर्चा हो, जो 7 दिन विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई चली उस दौरान हो, या फिर सदन के बाहर हो। लगातार दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर निशाने जरूर साध रहे हैं, लेकिन राहत की बात जरूर हो सकती है। आज इस प्रकार से प्रियंका गांधी आई और एक लंबा टाइम उन्होंने वहां पर स्पेंड किया, पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की और उन्हें आश्वासन भी जैस्मिन दिलाया अपनी तरफ से। बिल्कुल राजेंद्र, ये राहत की बात जरूर हो सकती है, एक परिवार को कहीं ना कहीं आप मॉरल सपोर्ट जरूर दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई हुई है, इस वक्त लोगों को मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, लोगों को छत की जरूरत है, लोगों को पैसे की जरूरत है, स्कूलों में, शिविरों में और मंदिरों में लोग रहने को मजबूर हैं। और ऐसे समय में जो राजनीति हिमाचल प्रदेश में हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है और जिस तरीके से जो लार्जर पिक्चर नजर आ रही है वो यही लग रहा है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा 2024 के चुनावों के लिए एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ये दूर से अगर देखा जाए तो नजर आ रहा है जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बयानबाजी कर रहा है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मिन, ये आरोप अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश में घर बनाने की, जो 13,000 के करीब घर डैमेज हुए हैं, चाहे क्रैक्स आए हैं, चाहे घर जमींदोज हुए हैं, उनको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ तमाम क्रैशर्स को बंद कर दिया गया है, तो ऐसे में उन मकानों का निर्माण नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ से रोड का कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और एक और सवाल जो भाजपा की तरफ से उठाया जा रहा है कि प्रदेश सरकार बताए कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से स्वीकृत हुई हैं, अलग अलग योजनाएं, उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से क्या किया गया। क्योंकि आज की डेट में जो सबसे बड़ी और प्रायोरिटी पर जो जरूरत है वो उन 13,000 परिवारों को मकान दिलाने की है जिनके घरों में या तो क्रैक्स आए हुए हैं या तो जिनके घर जमींदोज हो गए हैं। क्योंकि अब अक्टूबर महीना शुरू होने वाला है और अक्टूबर महीने में हिमाचल प्रदेश के आधे प्रदेश में हम कह सकते हैं कि सर्दियां लगभग पूरी तरह से शुरू हो जाती हैं 15 सितंबर के आसपास। तो ऐसे में वो परिवार क्या उन सामुदायिक भवनों में और उन स्कूलों में रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वही कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र जितने जल्दी सहायता उपलब्ध करवाएगा, जितने जल्दी धनराशि या विशेष पैकेज देगा, उतने ही जल्दी हिमाचल प्रदेश में सहायता कार्य शुरू किए जा सकते हैं, चाहे वो घर बनाने की बात हो या फिर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, अपने अपने वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को कितनी सहायता मिलती है, कब मिलती है, कितनी मिल बिल्कुल चुकी है, राजेंद्र, ये बड़ा सवाल है। दावे और वादे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है उसके मुताबिक इस महासंग्राम 2024 के लिए दोनों ही पार्टियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष, अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।